Hellcat. So hey guys, welcome back to another video of KTB. Today we are going to discuss about a very important topic, that is concept of variable. देखिए, अगर ये टॉपिक क्लियर होता है हमारा इजीली, अगर आपके माइंड में ये टॉपिक एकदम सेट है, तो आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कंफ्यूज नहीं होंगे, जो हमारी आगे की वीडियोस में आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में जहां तक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को क्लियर करना है कि वेरिएबल आखिर है क्या। तो वेरिएबल जो वर्ड है वो डराइव्ड हुआ है वेरी वर्ड से। वेरी मतलब क्या होता है? चेंजेबल, रेप्लिकेटेड है या फिर डायनेमिक है। इन तीनों वर्ड का एक ही मीनिंग है कि बार बार चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल क्या है? एक वेरी वर्ड से डराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है डिफर और चेंज, मतलब चेंज होता रहता है, रेप्लिकेटेड इन नेचर है। वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। वेरिएबल क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी या फिर एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज वेरी होती हैं, यानी कि चेंज होती हैं फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। अभी जहाँ तक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इन्वेस्टिगेशन वर्ड से कि चेंज आखिर होती कैसे है, उसे देखेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उन्हें देखते हैं और देखते हैं वेरिएबल कैसे हैं। प्राइस इज अ वेरिएबल एज प्राइसेस फॉर डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना लूँ, ठीक है, मैंने एक टेबल ले ली, मैंने यहाँ पर लिख दिया कमोडिटी, कोई भी गुड्स लिए मैंने और यहाँ पे लिया उनके प्राइस, ठीक है ना, PX, और ये था यहाँ पे कमोडिटी। तो मैंने लिखे ए एक गुड है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। इसकी कॉस्ट जो है ये है प्राइस, इसके 100 रुपीज़, इसके 120 हैं, इसके 130 हैं, 140 और 100। तो देखिए अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे एक जगह सेम आए हैं, ये भी डाउट अभी क्लियर करेंगे। प्राइस इज अ वेरिएबल एज प्राइसेस फॉर डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट। अलग अलग कमोडिटी के प्राइस अलग अलग होते हैं, ये जनरल सी चीज़ है, सबको पता है कि प्राइस वेरी करते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी। कोई गुड्स ज़्यादा महंगा है तो कोई गुड्स सस्ता है, किसी गुड्स के प्राइस ज़्यादा हैं तो किसी के कम है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि भाई कहीं कहीं प्राइस बराबर भी तो होते हैं। मान लो वही चीज़ 100 रुपये की है और किसी दूसरी कंपनी की तरफ से वही चीज़ या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ, थोड़े बहुत डेवलपमेंट के साथ वही चीज़ उसी कॉस्ट पे मिल रही है, उसी प्राइस पे मिल रही है। तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो प्राइस सेम रहे, वेरी नहीं हुए। तो एक बात याद रखना, इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त एक्सेप्शन केस और अजम्पशन केस ये दोनों चलेंगे हमेशा। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है कि यहाँ पे मैच हो रहा है, नहीं तो आपको पता है कि कमोडिटीज के प्राइस वेरी करते हैं। एक कमोडिटी अलग प्राइस की होगी, दूसरी अलग प्राइस की होगी, जितने उसकी कॉस्ट निकल के आ रही होगी उस हिसाब से उसके मार्केट प्राइस होंगे। तो ये सिंपल सी और एक नॉर्मली बात है कि कमोडिटी के प्राइस वेरी करते हैं, और आप कहें कि कहीं पे मैच हो रहे हैं दो कमोडिटी के प्राइस, तो भाई वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, एज एक ऐसा वेरिएबल है क्योंकि एज डिफरेंट होती है, स्टूडेंट्स की वेरीज करती है। अब एज क्या, नॉर्मली अगर आप अपनी फैमिली में भी देखते हैं तो एज वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन या फैमिली मेंबर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर। तो आपके घर में क्या है कि एज वेरी कर रही है पर्सन टू पर्सन। आपकी 17 है, मदर फादर की 45 है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की हो सकता है 60 हो या 70 हो, अबव 70 हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब वेरिएबल में आती हैं क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन में जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अब मैं एज के लिए लेता हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा एज और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ रोल नंबर स्टूडेंट्स के और यहाँ ले रहा हूँ उनकी एज। मैंने लिया 1 2 3 4 5, मैंने सपोज कर लिया, एजम्पशन है कि 5 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है। अब मैं इनकी एज ले रहा हूँ, तो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 है उसकी एज 16 है, सेकेंड की 17 है, फिर 16 है, फिर 15 है, फिर 18 है। अब आप कहेंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पूरी क्लास में जो 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं उनकी एज सबकी 17 ही हो, तो मैं कह दूंगा इसे एक्सेप्शन केस है। हो सकता है आपने पूरी क्लास में बिठा रखे हैं जितने ही बच्चे, उनकी एज ही सेम है, उनके DOB मतलब कि जिस ईयर में वो पैदा हुए हैं वो DOB सबकी सेम है, तो वहाँ तो एक्सेप्शन केस है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात लेके चलूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक्सेप्शन केस तो कभी कभार रेयरली होते ही हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली कभी होता नहीं है, क्योंकि आप भी क्लासेस में पढ़े हैं, UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 12th तक क्लास ही क्लास हैं। कभी ऐसा नॉर्मली भी होता है कि हाँ डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही है, डेट भी मैच हो जाती है कभी कभार, हाँ ईयर्स भी मैच होते हैं कि अगर मेरी 16 है जैसे ये है
रोल नंबर फर्स्ट वाला और रोल नंबर थर्ड वाला, इन दोनों की 16 आ रही है, लेकिन और जो है 17 भी है, 18 भी है, 15 भी है, तो एज वेरी करती है, एज चेंज होती है इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन, यानी पर्सन टू पर्सन। सेकंड एग्जांपल क्लियर हुआ। सिंपल सी बात है, वेरिएबल को इस तरीके से समझ लो कि वेरिएबल एक ऐसी चीज, एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन पे ही। मतलब पहले जने की हमने इन्वेस्टिगेट करी, एज तो 16 थी, दूसरे की करी तो 17 थी, तो एज क्या हुआ, रेप्लीकेट हुई, 16 थी फिर 17 हो गई, उसके बाद फिर करी तो फिर 16 हो गई, फिर इन्वेस्टिगेशन करा फोर्थ वाले के लिए तो 15 आई, फिफ्थ वाले के लिए करा तो 18 आई। तो ये एज वेरी कर रही है, तो वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यूज वेरी करती हैं। थर्ड में मैंने काफ़ी सारे लिख रखे हैं, हाइट है। अब स्टूडेंट्स की क्लास में हाइट लोगे तो वो भी वेरी करेगी, वेट लोगे, हर एक का वेट सेम तो नहीं होता। एक्सेप्शन केस है कि आपका भी अगर 45 है तो किसी क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 45 निकल के आए, तो ये तो भाई एक्सेप्शन केस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, रेयरली पॉसिबल होता है। तो बात आई, वेट भी वेरिएबल है क्योंकि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मैं कहता हूँ कहीं के एग्जाम्पल ना लेके फैमिली में ही ले लो, अपनी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं क्या उनका वेट वेरी नहीं करता, सबके वेट सेम है, नहीं वेरी करता है, ऊपर है किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो ये बात है। वेजेस, अब हर पर्सन की वेजेस बराबर तो है नहीं, वेरी करती हैं, जैसे उसे काम मिला है, डेली वर्कर है, मंथली वर्कर है, क्वार्टरली वर्कर है, उसका पेमेंट उसके पास कब आ रहा है, कितने पेमेंट पे है, बोनस मिल रहा है कि नहीं, तो वेजेस में क्या है, वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन और वर्क टू वर्क। इनकम, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सारी चीज़ें वेरी करेगी। और ज़रूरी नहीं है मैं इनकम और एक्सपेंडिचर पर्सन टू पर्सन लूँ, मैं ज़रूरी नहीं है इसे पर्सन टू पर्सन लूँ, मैं इसे स्टेट टू स्टेट ले सकता हूँ, कंट्री टू कंट्री ले सकता हूँ। कंपैरिजन में मैं जो टेबल फॉर्म कर रहा हूँ उसमें पर्सन टू पर्सन क्या, मैं अगर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 रोल नंबर वाले बच्चों ने कितनी इनकम है, मान लो इन्हें बच्चे नहीं, मैंने 5 ह्यूमन बीइंग लिए हैं, उनको रोल नंबर्स ग्रांट कर दिए 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले की इनकम जनरेट हो रही है 16,000, 17,000, दूसरे की, फिर तीसरे की 16,000। तो मैं इनकम को और एक्सपेंडिचर को या और सारी चीज़ों को ज़रूरी नहीं है पर्सन टू पर्सन देखूँ, मैं हो सकता है स्टेट टू स्टेट देख रहा हूँ, कंट्री टू कंट्री देख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मान लिया वेरी करती हैं। ये बात यहाँ पे प्रूव होती है, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और थिंग्स टू थिंग्स। थिंग्स टू थिंग्स का मतलब कमोडिटीज़ टू कमोडिटीज़, ये हमारा प्राइस के लिए है। पर्सन टू पर्सन एज है, वेजेस, इनकम, एक्सपेंडिचर पर्सन टू पर्सन है, वेरी करता है। अब कोई पर्सन अमीर है तो उसका इनकम जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी और एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, कोई गरीब है तो उसकी इनकम ही कम है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कहाँ से करेगा, तो उसका एक्सपेंडिचर भी ऑब्वियसली कम होगा। तो ये बात देख ली हमने। अब बातें हैं, दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट चीज़ बता दे रहा हूँ, इसके बाद डिस्क्रीट और वेरिएबल को एक टेबुलर फॉर्म में ले लेंगे आराम से और दोनों का डिफरेंशिएट कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इनमें से कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं, सारे वेरिएबल्स में से कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। अगर मैं कहूँ क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलूँ मैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आप कह सकते हो 3.5 है? पॉसिबल नहीं है। आप कह सकते हो कि 50.5 बच्चे हैं मेरी क्लास में? पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यू को नहीं ले सकता, वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, इसके अंदर वैल्यू चाहिए पूरे होल नंबर में। फ्रैक्शनल फॉर्म अलाउड नहीं है डिस्क्रीट के अंदर। कंटिन्यूस की बात करूं, कंटिन्यूस के अंदर रेंज होती है। कैसे होती है, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मान लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली ले लूं, तो क्या आप इनमें लिख सकते हैं कि ये 50.5 है और किसी फैमिली में जो बच्चे हैं वो 3.5 हैं, 3.5 बच्चे हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आपको भी पता है ये बात। 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, स्टूडेंट्स 50 लिख सकता हूँ, लेकिन डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकता, बिकॉज यू नो दैट दे कांट बी मेजर हाफ। आप किसी बच्चे को 3.5 लिख रहे हैं तो मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन योर फैमिली से अगर आप 3.5 लिख रहे हो तो इसका मीनिंग क्या आएगा, 3 बच्चे हैं और एक आधा बच्चा है, तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, ये आपको भी पता है। तो ये बात आई। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या देखते हैं हम, कंटिन्यूस के अंदर फ्रैक्शनल फॉर्म अलाउड होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू में आप लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी लिखना चाह रहा था 3.5, वहाँ अलाउड होगा, लेकिन कैसे अभी दिखाता हूँ। इनमें से अब मैं एक ले लेता हूँ हाइट और एक वेट, चाहे तो मैं वेजेस, इनकम, एक्सपेंडिचर सब ले सकता हूँ। मैंने लिया हाइट और लिया वेट। हाइट और वेट, अगर मैं हाइट और वेट में एक रेंज बना रहा हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब 0 to 10 के बीच में 0.5 भी है, 1.5 भी है, 2.5, 3.5, 4.5 सब है, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6 सारी डेसिमल फॉर्म।
0 to 10 के बीच में जितनी फ्रैक्शनल फॉर्म आएंगी वो सब आ जाएंगी इसके अंदर, इस क्लास इंटरवल के अंदर। अब मैंने कहा किसी बच्चे की हाइट थी 6 मीटर, मीटर में क्यों ले रहा हूँ, 6 फीट मान लो, 6 फीट थी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऐसे तो, मीटर में सेंटीमीटर में ले लो, चलो बहुत छोटे कर दिए। 0 to 10 में लिया अगर मैंने, तो उन्हें मैंने सपोज कर लिया किसी की 7.5 आ रही थी, तो उसका यहाँ पे उसको फ्रीक्वेंसी में ले लिया, और माना अगर 2 बच्चे थे तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए पूरी क्लास के। टोटल अगर मैंने माने 5 बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी 15.5 और 16.5 थी, तो 2 बच्चे इसके अंदर आ गए इस क्लास इंटरवल के अंदर, और एक बच्चा ऐसा था जिसकी 22.5 आई थी या 22.9 आई थी, वो इसमें आ गया। सेम ऐसी वेट के लिए, तो मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यू आ सकती हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं डिस्क्रीट के अंदर वो काउंट करके निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने क्लास में गिने, और लेकिन डिसकंटिन्यूस के अंदर हाइट और वेट मेजर करनी पड़ती है, मेजरमेंट होता है। डिस्क्रीट के अंदर मैं काउंट करके नॉर्मली निकाल सकता हूँ। अब चलिए देखते हैं इसका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन, डिस्कस करते हैं अब डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। तो देखिए टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है मैंने, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और दोनों को एक साथ हम कंपेयर कर सकें आराम से। डिस्क्रीट वेरिएबल is a variable which is capable of taking only exact value, not any fractional value। देखो पहली बात, डिस्क्रीट वेरिएबल एक वेरिएबल ही है, मतलब इसकी भी वैल्यूज वेरी करेंगी इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन, दोनों ही, क्योंकि वेरिएबल के पार्ट है। इस बात को याद रखना कि वेरिएबल ही है, इनकी वैल्यू वेरी करेगी इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये कैपेबल है केवल एग्जैक्ट वैल्यूज को लेने में, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू को नहीं लिया जा सकता। कैसे, वो देखेंगे। यहाँ पे तो चेंज होगा वैल्यूज के अंदर, वेरिएबल्स में जो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वैल्यू, वो कंप्लीट नंबर्स में होगी। सपोज अगर मैं कह रहा था एज थी बच्चों की, यहाँ पे स्टूडेंट्स ले लिए मैंने, रोल नंबर 1 2 3 4, 4 बच्चे, अगर पहले की 16 थी, अगर या तो इसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा अगली इन्वेस्टिगेशन में, या फिर कांस्टेंट भी हो सकती है। कांस्टेंट वाला हमारा क्या था, एक्सेप्शन केस। लेकिन हमने क्या लिया, सेकंड में अगर 17 हुई तो ये बड़ी, यहाँ पे इंक्रीज हुई वैल्यू इसकी, 16 से 17 पे आने पे 17 पे आई तो बड़ी वैल्यू, लेकिन कंप्लीट नंबर्स में बड़ी। यहाँ 16.5 थोड़ी ना लिख दूंगा, नहीं लिख सकता, फ्रैक्शनल में पॉसिबल नहीं है। हाँ आप कहोगे कि एज को बोल तो सकते हैं वैसे कि मैं 15 साल का हूँ और 6 महीने आगे निकल चुके हैं, मतलब 6 महीने बाद मेरी बर्थडे आने वाली है तो 17 का हो जाऊँगा, 16.5 का हूँ। ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगेगा बोलने में? अगर कोई जना आपसे एज पूछ रहा है या किसी डॉक्यूमेंट में आपसे आपकी एज पूछी जा रही है, तो वहाँ आप एज ऐसे लिखते हो 16.5 17.5 का हूँ मैं, मतलब 6 महीने बाद मैं 18 का हो जाऊँगा जब मेरी बर्थडे आएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये वियर्ड है, ये ऐसा लिखा ही नहीं जाता। मतलब चीज़ों को अपने बोलने के तरीके से समझ जाओ कि वो डिस्क्रीट में है कंटिन्यूस में। एज को बोल दो कि 16.5 या 17.5, तो ये 17 है। तो बात यही, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा इसके अंदर, इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू में जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, जो वेरी करेंगी वैल्यूज, वो कंप्लीट नंबर्स में करेंगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं करेंगी, कंप्लीट नंबर्स में। एग्जांपल के थ्रू बता दिया, 17 के बाद अगर ये 15 हो रहा है तो 15 ही हुआ है ना, एक कंप्लीट नंबर, 2 नंबर कम हुए ना, 17 16 15, 2 कम आई है ना, 2 ईयर कम है ना, ये 1 यहाँ पर कहीं 15.5 थोड़ी ना लिख दूंगा, 14.5 थोड़ी ना लिख दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, वेरिएबल की वैल्यू में जो चेंज होती है, वेरी होती है, पर वो एक होल नंबर में, कंप्लीट नंबर में होगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है पॉसिबल। क्लियर है? डेटा कलेक्शन इसमें कैसे होता है, काउंटिंग करके, काउंटिंग करके ही होता है डेटा कलेक्शन, काउंट करने पड़ते हैं आपको। अब मैंने कह दिया, अगर मैं कहूँ कि मैंने क्लास में पता करना है कि 16 एज कितने बच्चों की है, मैंने काउंट कर लिया, एक बच्चा था केवल। 17 कितनों की है, 2 बच्चों की है, और 15 कितनों की है, 3 बच्चों की है, तो ऐसे बता दिया मैंने। तो इसके अंदर डेटा ऑब्टेन्ड होता है काउंटिंग के थ्रू। किसके थ्रू? काउंटिंग के थ्रू। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, काउंट करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर हैविंग द एज 16 17 18, काउंट करने पड़ेंगे। चिल्ड्रंस हैं क्लास के अंदर कितने ऐसे जिनकी एज 17 है 18 है, वो सारी चीज़ें काउंट करनी होगी। मतलब चिल्ड्रंस फैमिली में कितने हैं, ये भी एग्जांपल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो काउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। उन्हें मेजर तो करोगे नहीं किसी चीज़ में, काउंट ही तो करके आओगे कि अच्छा इस फैमिली के अंदर 1 2 3 4 बच्चे हैं, दूसरी फैमिली के अंदर गए उसी कॉलोनी के उसी टाउन के, वहाँ 3 बच्चे हैं। तो इसमें जो डेटा ऑब्टेन्ड हो रहा है वो काउंटिंग के थ्रू हो रहा है। और पहली बात ये याद रखनी है, इसके अंदर कंप्लीट नंबर में ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अगर किसी फैमिली के अंदर मैंने देखे कि एक ए फैमिली है, एक बी है, एक सी है,
नंबर ऑफ चिल्ड्रंस देखे तो वहाँ मैं 3.5 नहीं लिख सकूँगा, 4.5, 5.5 ऐसे थोड़ी ना लिख दूंगा। हाँ 3, 4, 5 लिख सकता हूँ कि एक में 3 बच्चे हैं, फिर दूसरी फैमिली में 4 है, फिर 5 है, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, मतलब ऐसी कितनी फैमिलियाँ हैं जहाँ बच्चे ही नहीं है, बिल्कुल 5। एक बच्चा किसके यहाँ पे 7 फैमिलीज रहती हैं, जिनके यहाँ 2 बच्चे हैं 25 फैमिली हैं ऐसी, जिनके यहाँ 3 बच्चे हैं वो 3 फैमिली है। लेकिन अब मैं इन्हें 0.5 नहीं लिख सकता, 1.5 नहीं लिख सकता। बच्चों को क्या आधा आधा मेजर करोगे, 1.5, 2.5, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये बात आ गई। और इसे डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जानते हैं, याद रखना। डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्क्रीट सीरीज में काम आएगा, इसे डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। ऐसा वेरिएबल का मतलब इसके अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स आएंगे जिनकी वैल्यू वेरी होगी इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ फैमिली 5 आई, 7 आई, ए 16 आई, 17 आई, फिर 15 आई किसी बच्चे की, तो वेरी तो होंगी यहाँ पे, लेकिन वेरी होंगी कंप्लीट नंबर्स में बढ़ेंगी या घटेंगी। ठीक है, पॉइंट है, क्लियर है। कंटिन्यूअस वेरिएबल में आता हूँ। कंटिन्यूअस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर सारी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, फिर चाहे वो इंटीजरल हो या फ्रैक्शनल हो। कैसे आएंगे भी देख लेंगे। इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज, यहाँ ये बात है, ये याद रखनी है। पहली बात तो यहाँ रेंज चलेगी, कॉमन कोई पर्टिकुलर नंबर के आगे मैं उसकी फ्रीक्वेंसी असाइन नहीं करूँगा। मैंने यहाँ जैसे असाइन कर दिया कि 0 चिल्ड्रंस कितनी फैमिली में है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये मैंने ले लिया था x एक तरीके से, तो ये 5 ऐसी फैमिलीज हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रेंज चलेगी, कंटिन्यूस में एक रेंज चलेगी। पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल आइटम को लेके असाइन नहीं कराऊंगा मैं फ्रीक्वेंसी, एक रेंज के अंदर असाइन कराऊंगा। कैसे? चेंज इन वैल्यू इन वेरिएबल्स में जो भी वेरी होगी, इन वेरिएबल्स के अंदर जिनकी भी, जैसे वेट एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू वेरी करेगी इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे आएगा वो देखेंगे। डेटा कलेक्शन इसमें कैसे होता है, मेजरमेंट से। अब वेट को क्या है, वेट को क्या आप काउंट करोगे, वेट को मेजर करोगे ना, वेटिंग मशीन के थ्रू। ऐसी हाइट है, हाइट को आप मेजर करोगे ना, जो मीटर आता है उसको लेके। तो यहाँ पे मेजरमेंट होगा, चीज़ों को मेजर किया जाएगा उनकी यूनिट्स में, जो उनकी यूनिट्स स्पेसिफाइड हैं। तो ये आया यहाँ पे हाइट वेट इंडिविजुअल्स के कंटिन्यूस वेरिएबल में आते हैं, क्योंकि इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिया जा सकता है, पॉसिबल है। कैसे हैं, अब मैंने कहा ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनका वेट 40 to 45 है। मैं एक ही क्लास इंटरवल को ब्रॉडली करके बता रहा हूँ, सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो होगी। 40 to 45 का मतलब 40.1, 40.2, 40.3 एंड सो ऑन, 49.5, 49.6, 49.7, 49.9 एंड देन 50। मतलब कि इस रेंज के अंदर जितने भी वेट दे रखे हैं, मतलब मैंने केजी में लिया है तो 40 किलो 100 ग्राम, 40 किलो 200 ग्राम, 40 किलो 300 ग्राम, 49 किलो, मतलब सो ऑन। इस रेंज के बीच में चाहे कितना भी वेट आए, फिर चाहे 40.15 ही क्यों ना आए, 40 किलो 150 ग्राम आ जाए, तो ये सारे के सारे इसी क्लास इंटरवल के अंदर आएंगे। तो मतलब यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल है। अब इंटीग्रल कैसे है, इसमें कोई ऐसा भी होगा जिसका एग्जैक्ट 41 बैठ जाए, किसी का 42 भी हो सकता है, एग्जैक्ट 43 भी हो सकता है। तो ये तो इंक्रीमेंट इनका होल नंबर में ही हुआ है, कंप्लीट नंबर में ही तो बढ़े हैं ये। तो ये तो भाई ये भी आ सकते हैं इसके अंदर। और जो फ्रैक्शनल में आ रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में आ रहे हैं, जिनका 40.15 है, 40 किलो 150 ग्राम, 40 किलो 100 ग्राम, 40 किलो 200, या 43 किलो, मतलब यहाँ मैंने गलती कर दी, 49 नहीं आएगा क्योंकि क्लास इंटरवल मैंने एक ही लिया है 40 to 45, तो 44 लूँगा यहाँ पे, 44 और ये भी 44 और ये भी 44, यहाँ आएगा 45। इस वाले क्लास इंटरवल को लेके बात कर रहा हूँ मैं। तो ये गई, यहाँ पे बात क्लियर होती है कि डेसिमल फॉर्म में भी आएंगे, वेट और हाइट डेसिमल फॉर्म में आ सकती है। किसी की हाइट मान लो 6 फीट है, तो 6 फीट तो एक पूरा होल नंबर है, एक परफेक्ट इंटीजर वैल्यू में है, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, वो भी इसमें आ जाएगी क्योंकि उसका मेजरमेंट करना पड़ा। काउंटिंग के थ्रू तो पता नहीं चली, इसलिए डिस्क्रीट में आएगी नहीं, उसका मेजरमेंट हुआ उसकी पर्टिकुलर यूनिट में, तब मैंने वो चीज़ यहाँ लिखी है। ऐसे ही अब किसी की हाइट हो सकती है 6.5 फीट हो, 6.3 फीट हो, 6.2 हो, 6.1 हो, 6.15 फीट हो, तो वो सारी भी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी डेसिमल फॉर्म में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।